देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब एंड लैटरल शिफ्ट, ठीक है, एंड एप्टेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, ठीक है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब एंड lateral shift. Refraction through the glass slab and lateral shift, ठीक है। तो आपके पास क्या है बच्चों, ये ग्लास स्लैब है, ये क्या है, ग्लास स्लैब। इसके अंदर हमें रिफ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है बच्चों, इसका नॉर्मल, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ओब्लिक्युली वर्ड लिखा रहता है बुक्स में। ओब्लिक्युली मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड सैलिएंट हो जाए, बिल्कुल सीधी ना के ऐसे इंक्लाइंड। ओब्लिक्युली वर्ड का मतलब होता है इंक्लाइंड, ठीक है। तो ये किसी एंगल आई पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। ये रे का, ये एयर है बच्चों, ये गिलास है और ये फिर क्या है, एयर है, ठीक है। रे ऑफ लाइट कहां से कहा आ रही है, एयर टू डेंसर। एयर से डेंसर आएगी तो ये टर्न हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब आपके पास ये फिर यहां से क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां से फिर क्या हो जाएगी बच्चों, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब देखो, ये रे ऑफ लाइट आनी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण ये बैंड हो गई। तो जो रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे, इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे, के बीच में जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डिस्टेंस एक्स, इसे क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। एक्स क्या कहलाएगी बच्चों, लैटरल शिफ्ट, ठीक है। अब हमें इसी को ही कैसे, लैटरल शिफ्ट को ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्शन के लिए आप सिंपली ये 1 मीडियम है, 2 मीडियम है, 3 मीडियम, ये एंगल आपका आर हो जाएगा। ये एंगल क्या है बच्चों, आर, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपके पास, ये जो एंगल बचा, ये क्या है, आई माइनस आर। ये एंगल क्या है बच्चों, आई माइनस आर, क्योंकि देखो पूरा आई है, ये आनी तो ऐसे चाहिए थी, तो ये एंगल आर बन गया। तो सिर्फ ये वाला एंगल क्या बचा बच्चों, आई माइनस का आर बचा आपके पास, ठीक है। अब आपको इसी को ही निकाला, लैटरल शिफ्ट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। स्नेल्स लॉ लगा के कल मैंने वैसे प्रूव करवाया था आप लोगों को कि एक मीडियम ये है और ये ग्लास स्लैब, मान लो दूसरा मीडियम है, ग्लास है, ये एयर है, कुछ भी मानो। तो ये रे ऐसे आई तो ये रिफ्रैक्ट हुई, तो मैंने कहा था ये आई है तो ये आर है, तो ये भी आर होगा और ये क्या हो जाएगा, आई के बराबर। एमर्जेंट एंगल ई बराबर होगा आई के, ये ई एमर्जेंट एंगल जो है वो बराबर होगा किसके, आई के, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कल प्रूव करवाया था, दोबारा से बताऊं एक बार। देखो स्नेल्स लॉ लगाओगे फर्स्ट फेस के ऊपर, तो क्या बनेगा, रे ऑफ लाइट कहां से कहां रही है, 1 से 2, ठीक है, 1 से 2, तो साइन आई बाई साइन आर क्या बनेगा, μ2 बाई μ1 साइन आई बाई साइन आर, ये बनेगा μ2 साइन आर μ1 साइन आई। फिर यहाँ पे लगाओ, अब की बार रे ऑफ लाइट कहाँ आ रही है, 2 से 1, 2 से 1, तो रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, 2 से 1, μ1 बाई μ2, इसके बराबर हो जाएगा साइन। अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चों, आर, ठीक है, साइन आर बाई साइन ई, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या बना है आपके पास कि साइन μ1 इंटू साइन ई बराबर μ2 इंटू साइन आर, ठीक है। μ2 इंटू साइन आर यहाँ पे भी है, ये 1 कह दो, इसको 2 कह दो, ठीक है। इसकी जगह मैं μ1 इंटू साइन आई लिख सकती हूँ, क्या आया, μ1 साइन ई बराबर μ1 साइन आई, तो μ1 से μ1 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ई बराबर आई। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से ये प्रूव हो गया यहाँ से कि ये अगर एंगल आई है
तो आपके पास ये एंगल भी क्या होगा बच्चों, आई होगा। ठीक है, ये था आपके पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास स्लैब। ये क्या बना आपका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास स्लैब। नोट कर लो एक बार, वैसे मैं कल करवा चुकी थी, एक बार फिर से नोट कर लो, कोई बात नहीं। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं लैटरल शिफ्ट की। हाँ, कल करवा दिया था एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या है बच्चों, ये क्या है मैंने बताया आपके पास, ये दो रे है, इसको आप अमरजेंट रे भी कह सकते हो, रिफ्रैक्टेड रे, इन दो के बीच में ये वाली डिस्टेंस, ये की बात है, पैरेलली आ रही है यहाँ से। ठीक है, तो आपके पास ये कहोगे द इंसिडेंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये इंसिडेंट रे ना जो सीधी आ रही है और ये बाहर निकल रही है क्या, अमरजेंट रे। तो आप क्या कहोगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड emergent ray is called lateral shift. lateral shift. ठीक है, तो देखो तो ये emergent ray यहाँ से सरफेस से emerge हो रही है और ये इंसिडेंट रे, ये रे मैंने कहा था ऐसे टर्न होगी तो रिफ्लेक्टेड होगी और ये तो सीधी आ रही है, ये क्या कहलाएगी आपकी emergent रे. ठीक है, इंसिडेंट रे क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे, और ये क्या है आपकी emergent रे. तो इंसिडेंट रे emergent रे के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी आपकी लैटरल शिफ्ट. क्या कहलाएगी आपकी, वो लैटरल शिफ्ट कहलाएगी. ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं फिर हम लोग कि कैसे निकालेंगे. ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, यहाँ से बार बार पेन चल गया इसलिए गड़बड़ हो गई. ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, दिस इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ये एंगल आर है तो बच्चों ये भी आर होगा. अल्टरनेटिंग एंगल दिख रहा है सबको. ये बताया अभी ये ई है लेकिन ये ई आई के बराबर होगा. ड्यू टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बात हमने प्रूव कर ली. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एक्स. इसको नाम दे दो ट्राइंगल को ए, इसको नाम दे दो बी, ये सी, ये डी. ये पॉइंट ले लिया. फर्स्ट हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट. क्या निकालना है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट. तो देखो बच्चों यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, एक्स डिवाइडेड बाई, ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री. एक्स ये आई माइनस आर के सामने क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एक्स बाई, एक्स क्या है मैं लिख देती हूँ बी डी, एक्स बाई ए बी. क्या बनेगा बच्चों, साइन, देखो ये ट्रायंगल बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ. ये ट्रायंगल आपके पास ये 90 डिग्री, ये एक्स, ये एंगल है आई माइनस आर. ठीक है, तो ये आपके पास ये नाम ए, ये बी और ये डी. तो एक्स अपॉन ए बी, एक्स अपॉन ए बी क्या बनेगा, साइन एंगल कितना है सामने, आई माइनस आर. तो साइन आई माइनस आर. ठीक है, अब ए बी हमें नहीं पता, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एक्स क्या हो जाएगा, ए बी साइन आई माइनस आर. अब हमें ए बी निकालना पड़ेगा. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, ए बी कितना होगा. ये गिलास स्लैब है बच्चों जिसकी थिकनेस टी है. ये गिलास स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या है, टी है. मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की बच्चों, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये टी थिकनेस है. कितनी थिकनेस है, टी. ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, टी है. टी बी द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, टी बी द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब. इधर से हटा दूं तो ये यहां से क्या आएगा बच्चों, यहां से देखिए
ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू ए बी निकालना। अब आपको क्या निकालना है? ए बी। आपको ये पता है कि ए सी क्या टी है, अरे ये सारी स्लैब बराबर ही तो है, स्लैब तो बराबर बनी हुई है, तो ये आपके पास ए सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? टी। तो नाउ इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी ट्राइंगल में देखो ये नॉर्मल है तो ये एंगल 90 डिग्री, अरे ये तो नॉर्मल है हमारा, ठीक है। तो आपके पास क्या निकालना? आपको ए बी निकालना है। तो मैं क्या, मुझे ये पता है ए सी मुझे पता है, ए सी मुझे पता है, यहाँ से मुझे क्या निकालना है? ए बी यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगी? ए सी अपॉन ए बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बना? cos r, क्योंकि ये एंगल कितना इस ट्राइंगल में? r, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या? ए बी, तो उल्टा कर दो, ए बी बाई ए सी क्या हो गया? 1 अपॉन cos r, और ए सी किसके बराबर है? टी के। तो यहां मैं ए सी को इधर ले जाऊं, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई कोस आर, ए सी की वैल्यू टी डिवाइडेड बाई कोस आर, तो ए बी कितना आ गया बच्चों? टी डिवाइडेड बाई कोस आर, ठीक है। ए बी की वैल्यू एक्स में पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगी? आपकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या है? टी बाई कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर, तो ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों? लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ये वैल्यू किसकी आ गई? लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन द ग्लास स्लैब, इन द ग्लास स्लैब मतलब कि जो इंसिडेंट रे है वो कितनी शिफ्ट हो रही है अपनी पोजीशन से, अपनी पोजीशन से ये इंसिडेंट रे कितनी शिफ्ट हो रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी मैक्सिमम कब हो सकती है? ये जब ये रे बिल्कुल नॉर्मली आए, इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मली आए आपके पास, यहाँ से ये नॉर्मल, तो ये पूरी लैटरल डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट हो जाएगी यहाँ तक। तो उसको सॉल्व करेंगे केस के लिए, वो अगला केस होगा, फिलहाल इतना नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लिया बच्चों? अभी सिर्फ मैंने ये समझाया बच्चों लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच की जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। हमें लैटरल शिफ्ट ही बच्चों फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पहले ये ट्रायंगल ले ली, तुझे ये एक्स निकालना है तो मैंने ट्रायंगल ले ली ए बी डी, तो इस ट्रायंगल में ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। क्या बन गया? एक्स बाई ए बी, क्या बना? साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस एक्स कितना बन गया? ए बी साइन आई माइनस आर, ए बी साइन, क्यों मैं ए बी को निकाल सकती हूँ इजीली, मैं ए बी को फाइंड आउट कर सकती हूँ, ठीक है। आप ए डी लेते हो तो ए डी भी ले सकते हो, मैं उसको निकालने में टाइम लगेगा, कैसे निकालोगे, ठीक है। इसलिए हमने ए बी ले ली क्योंकि हमें ए बी निकालना हमारे लिए इजी है, ठीक है। तो आंसर वही आएगा, तो साइन आई माइनस का आर। अब तुझे ये ए बी चाहिए, ए बी की वैल्यू नहीं पता, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कितने डिस्टेंस पे आ रही है, इसके लिए तुम्हें ये ट्रायंगल पता है ए सी बी, क्योंकि ये थिकनेस ऑफ द ग्लास है ए सी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से ये ए बी बाई ए सी क्या है? 1 बाई कोस आर, तो ए बी कितना आ गया? टी बाई कोस आर। इस ए बी की वैल्यू यहाँ रख दो, इस ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? टी बाई कोस आर। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? टी बाई कोस आर। तो ये क्या आ गया? आपकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आ गया? आपकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट। पता ये समझ आया? नोट कर लीजिए, ओके नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। कितना नोट करिए जल्दी से, किसी को नहीं आया तो बताइए मुझे, किसी बच्चे को नहीं आया तो। निवेश आ गया भाई? निवेश समझ आया बेटा कुछ? ठीक है, ओके ओके ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब बेटा इसको थोड़ा और आगे मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा दूं यहाँ से,
अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आई बच्चों, ये x इज इक्वल टू टी बाई कोस आर साइन आई माइनस का आर, ठीक है। अब इसके अंदर इसको खोल लो, हम इसको ओपन कर सकते हैं, तो साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, t अपॉन में कोस आर, ठीक है, साइन ए साइन आई कोस आर माइनस, ये इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, कोस आर माइनस साइन आई, ठीक है। तो ये यहां से क्या बना बच्चों, ये कोस आर को अंदर ले जाओ, तो t इंटू साइन आई माइनस ये कोस आर डिवाइडेड बाय कोस आर, ये कोस आर सबके नीचे ले गई, कोस आर साइन आई बाई, एक मिनट, साइन आई कोस आर, फिर मैंने उल्टा लिख दिया, कोस आई आएगा बच्चों, ये साइन आर आएगा, अरे साइन ए कोस बी, फिर कोस ए साइन बी रहेगा, कोस आई साइन आर डिवाइडेड बाई कोस आर, ठीक है। कोस आर से कोस आर कैंसिल, तो ये यहाँ पे क्या मिला आपको बच्चों, आगे ये हटा दो सब, तो ये यहां से आपको 16 होके मिला x इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस कोस आई साइन आर डिवाइडेड बाय कोस आर, ठीक है। अब इसको हमारे पास चेंज क्या कर सकते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टेड एंगल तो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करेगा, तो यहां से मैं साइन आर की वैल्यू निकाल लेती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, फर्दर सोल्व करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, तो साइन आर को क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं, साइन आई बाई म्यू, ठीक है। इसी तरह कोस आर की वैल्यू क्या लिख सकती हूँ मैं, आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट, कोस थीटा को ये लिख सकते हो, तो कोस आर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, तो कोस आर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर की वैल्यू साइन आई बाई म्यू, साइन स्क्वायर आई बाई म्यू का स्क्वायर और इसका अंडर रूट बच्चों, ठीक है। तो ये आ गई कोस आर की वैल्यू, ये नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, यूजिंग 2 and 3 in 1, 2 और 3 को किस में लिख लो बच्चों, 1 में पुट कर दो, ठीक है। समझ आया, इतना नोट करिए जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। कर लिया नोट बच्चों, हो गया नोट। अब देखो आगे, अब मैं इसको इधर लिख रही हूं, तो ये बना बच्चों यहां से x इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस कोस आई, साइन आर की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से साइन आई बाई म्यू, साइन आई बाई म्यू, ठीक है। और कोस आर की वैल्यू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई म्यू स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो साइन आई कॉमन आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू टी साइन आई बराबर 1 माइनस कोस आई म्यू इंटू, इसको
माइनस साइन स्क्वायर आई, और ये म्यू स्क्वायर एलसीएम में आएगा और ये अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर जाएगा तो म्यू बाहर चला जाएगा, अंडर रूट से बाहर जाएगा तो ये म्यू बाहर चला जाएगा। तो ये यहां से क्या बनेगा, x इज इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस कोस आई म्यू, ये म्यू ऊपर चला गया, अंडर रूट से बाहर ये म्यू ऊपर, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इसका अंडर रूट, म्यू से म्यू कैंसिल। तो ये x इज इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस कोस आई म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपकी लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी यहां से। दिस इज योर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फॉर्मूला नोट करिए एक बार जल्दी से इसको। देखो आप, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, तो अगर मैं कहूं लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगी, फॉर मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट, फॉर मैक्सिमम लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मैं क्या कह सकती हूं कि एंगल आई मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। एंगल आई मैक्सिमम साइन 90 मैक्सिमम किस पे होता है। ठीक है, और आपके पास ये रे कैसी पैरा एक्सियल रे है, तो क्लोजर टू द सिस्टम होने के कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, पैरा एक्सियल नहीं। तो आपके पास यहां से कोस ये 90 पुट करोगे इसमें तो क्या बनेगा, टी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 है तो ठीक है, इनटू 1 माइनस कोस आई, कोस 90 वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 0 समथिंग बाय 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर टी। ये फैक्टर क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब को एक्सीड नहीं करेगी। दिस शोज दैट displacement cannot exceed the thickness of the glass slab, thickness of the glass slab को कभी भी वो नहीं करेगी आपके पास। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी थिकनेस ऑफ द ग्लास से ज्यादा नहीं हो सकती। लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट जो है बच्चों, वो कभी भी थिकनेस ऑफ द ग्लास से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको इतना नोट करिए। इतने में कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, किसी को कुछ नहीं समझ आया इतने में इस डेरिवेशन में तो बताइए, फिर इसके कंक्लूजन लिखते हैं। बताइए बच्चों। बोले बेटा, अरे बताइए। इतने में किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बेटा बोलो, या फिर से बताऊं एक बार। देखो बेटा, मैंने कुछ नहीं करा, आपके पास जो फॉर्मूला आया था, ठीक है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब का क्या फॉर्मूला था, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का, टी बाई कोस आर साइन आई माइनस आर। ठीक है, मैंने क्या करा, इस एंगल को ओपन कर दिया बस। ठीक है, इस एंगल को क्या कर दिया, ओपन, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, वहां से मैंने साइन आर और कोस आर की वैल्यू पुट कर दी, स्नेल्स लॉ लगाया मैंने, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ठीक है,
मैंने साइन आर की वैल्यू निकाली, वो कितनी आई, साइन आई बाई म्यू, साइन आई बाई म्यू। इसी तरह कोस आर की वैल्यू निकाली तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई म्यू, साइन कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई बाई म्यू। और आपके पास साइन कोस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से आपके पास साइन आर की वैल्यू साइन आई बाई म्यू, साइन आर की वैल्यू होगी साइन आई बाई म्यू के बराबर। ये दोनों वैल्यूज मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, ठीक है। इसको सिंपली फिर मैंने सोल्व कर लिया, जो कॉमन आ रहा था मैंने कॉमन ले लिया, बाकी सिंपली सोल्व कर लिया। अब फिर मैंने कहा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब हो सकती है। मैक्सिमम देखो, ये ग्लास स्लैब है तो आपके पास मैंने कहा ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये आपकी सीधी जानी चाहिए, तो मैंने ये कहा दैट इज योर लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम कितनी शिफ्ट हो सकती है, मैक्सिमम अगर शिफ्ट होगी तो वो बिल्कुल ऐसे आ सकती है, मैक्सिमम शिफ्टिंग इतनी हो सकती है उसके पास। तो आपके पास जो मैक्सिमम मतलब बिल्कुल सीधी हो जाए ये रे, तो आपके पास उस सिचुएशन में, अरे ये मान लिया ये आपके पास नॉर्मल है और रे ऐसे आ गई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एंगल ये कितना बन गया, 90 डिग्री, ये इंसिडेंट एंगल हो गया यहाँ से। तो मैक्सिमम मैंने मैथमेटिकली क्या बताया कि अगर इंसिडेंट एंगल कितना होता है 90, क्योंकि साइन 90 क्या होता है मैक्सिमम, साइन 90 क्या होता है मैक्सिमम। फिर मैंने कहा इफ अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 90, तो रे मैक्सिमम एंगल क्या बना सकती है 90 आपके पास, तो आपके पास ये क्या होगा 90 डिग्री। तो आपके पास क्या है x बराबर टी, x बराबर टी का वर्ड का मतलब सिर्फ यहाँ पे इतना ही है कि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वो कभी भी थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब से ज्यादा नहीं हो सकती। उसका आंसर कभी भी इसके बराबर आ सकता है, लेकिन इससे कम आ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता, ठीक है। बताइए अभी क्लियर, आगे देखिए, बताइए हो गया नहीं हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब देखो यहां से आपके पास ये जो फॉर्मूला है आपके पास दो फॉर्मूले आए, x इज इक्वल टू टी साइन आई 1 माइनस कोस आई म्यू स्केयर माइनस साइन स्केयर आई, ठीक है। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये यहां से क्या बता रहा है आपके पास कि एंगल ऑफ आपके पास जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन, लैटरल डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड्स ऑन और इंक्रीजेस, डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, थिकनेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, थिकनेस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। इफ पहला केस इफ टी इंक्रीजेस, टी को इंक्रीज करोगे तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इंक्रीज। दूसरा केस इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, तब भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। डायरेक्टली है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इफ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो नीचे है लेकिन नेगेटिव है, यहाँ पे ध्यान दो, नेगेटिव में वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो वो आपके पास एक्चुअल में क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जब म्यू इंक्रीज होगा तब भी लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आप इंक्रीज करते हो तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। बताइए क्लियर हुआ ये पॉइंट या नहीं हुआ, समझ आया या नहीं आया, बोलो बच्चों क्लियर। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। फर्स्ट अब बात करते हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, फिर इनके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। रियल डेप्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये दोनों ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। रियल डेप्थ एंड
and the apparent depth. Real depth and the apparent depth. रियल डेप्थ एंड द apparent depth. ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में, अब इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे आगे, उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, μ2 by μ1 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय apparent depth. या मैं कहूँ रियल डेप्थ को बच्चों हम d से लिखते हैं जनरली, और apparent depth को d डैश से. रियल डेप्थ है ना, डेप्थ वर्ड से d उठा लिया. ठीक है, तो μ2 by μ1 बराबर d by dx, d डैश. ये हमारा फॉर्मूला होगा. आज हमें यही पढ़ना है सारा. ठीक है, अब इसके लेक्चर में अब आगे हमें यही डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखो आपने देखो छोटी क्लास में एक एक्टिविटी करी हुई है. अगर एक ग्लास है, उसके अंदर आप एक सिक्का डालते हैं. ठीक है, तो सिक्का या फिश और सिक्के के क्वेश्चन बनेंगे सारे लोगों. ठीक है, एक फिश है और उसको आप ऊपर से देखते हो तो एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठे हुए दिखाई देती है. या पानी का सिक्का तो देखा ही है कि पानी के सिक्के को पानी में डालते हो तो आपको एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है. किसके कारण? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फिनोमिना. ऐसा किसके कारण होता है बच्चों? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन फिनोमिना. यही सेम किसमें होता है? सनराइज और सन ईस्ट के टाइम पे. ठीक है, क्या होता है आपके पास, सन जो है आपके पास एक्चुअल पोजीशन से, जब सन उगता तो क्या है, बाद में दिखता हमें 2 मिनट पहले है. ठीक है, सन उगता तो बाद में, लेकिन हमें राइज तो बाद में होता है सुबह, लेकिन दिखता वो बच्चों हमें पहले. इसी तरह वो आपके पास, हाँ, रिफ्रैक्शन के कारण. ठीक है, इसी तरह सन जो है अस्त तो पहले हो जाता है, लेकिन दिखता वो हमें बाद तक है. ये भी किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण. क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो बच्चों डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. तो आपके पास क्या होता है? एयर से डेंसर क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है. तो उस रिफ्रैक्शन के कारण हमें एक्चुअल पोजीशन से सन शिफ्ट हुआ नजर आता है, कि वो दिखता तो पहले है, उगता तो वो बाद में, दिखता हमें वो 2 मिनट बाद में है. उगता वो पहले लेकिन दिखता 2 मिनट बाद में. इसी तरह अस्त तो वो पहले हो जाता है, लेकिन दिखता वो हमें 2 मिनट बाद तक है. ठीक है, सनराइज और सन ईस्ट के लिए. तो इसके लिए ये भी आपका इसी का एग्जाम्पल है. तो आज हम बात करते हैं, देखो बच्चों ये एक बीकर है, सपोज दिस इज योर एक बीकर. ठीक है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है. ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अंदर वाटर फिल है बच्चों. ठीक है, हाँ, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. ये सब एग्जाम्पल इसी के. ठीक है, अब आपके पास क्या है बच्चों, ये एक पानी का सिक्का था ना, सॉरी, ये एक सिक्का था, ये कोई भी ऑब्जेक्ट था. ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट था आपके पास, ओ या सिक्का मान ले जनरली. ये आपको क्या होगा, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहे हैं. ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन पे जब ऊपर से ऑब्जर्वर देखेगा तो इसको ये एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ नजर आता है. क्यों? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन. ऐसा क्यों होगा? माना बेटा कि ऑब्जर्वर, देखो रे ऑब्जर्वर को दिखेगा कब? जब ऑब्जर्वर की आंखों में रेज जाएगी बच्चों. ऑब्जर्वर को दिखेगा कब? जब उसकी आंखों में रेज जाएगी. तो ऑब्जर्वर बच्चों यहां से ऐसे गए. ठीक है, ये यहां से ऐसे गए. ठीक है, तो एक रे तो मान ली ऑब्जर्वर से ऐसे जा रही है नॉर्मली. एक रे तो ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इससे ये नॉर्मली जा रही है. और एक रे यहां से ऐसे जा रही है. ठीक है, ऐसे, ये इंसिडेंट रे है. ये कैसे गई? आपके पास रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, अब ये बैंड हो गई. ये रे पीछे किसी पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी, यहाँ पे कहीं. ठीक है, तो ये जो जहां पे ये दोनों रे मिलेंगी, ये दोनों रे, वहां पे क्या बनेगी बच्चों? इमेज. ये यहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज. ये पॉइंट मैंने सरफेस ए कह दिया, ये मैंने बी कह दिया, ये ओ है आपके पास. ठीक है, अब आपके पास जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से दो. अब ये एंगल क्या बना बच्चों? ये आई एंगल है. ये देखो सरफेस से टकरा तो ये इंसिडेंट एंगल,
ये इस सरफेस से टकरा है बच्चों, तो ये इंसिडेंट एंगल, ठीक है। तो देखो ये अल्टरनेटिंग एंगल ऐसे बन रहा है ना, ये आई तो ये भी आई होगा, तो ये एंगल भी क्या बना आपका, आई बन गया, ठीक है। अब ये आर है तो ये भी एंगल क्या होगा, आर। क्यों, देखो ये भी एक पैरेलल रे है और ये आर से भी पैरेलल रे के साथ ऐसे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, पैरेलल रे के बीच में पढ़ा है आप लोगों ने बातें, ठीक है। तो ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी यूज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है बच्चों आपको, कि आपके पास इन द ट्राइंगल, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखो, रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रही है बच्चों, डेंसर टू रेयर, ये वाटर है बच्चों, ये मान लिया एयर, ठीक है। इस मीडियम को मैं 2 कह देती हूँ, इस मीडियम को मैं 1 कह देती हूँ, ठीक है। रे ऑफ लाइट कहां से कहा जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, ठीक है। रे ऑफ लाइट कहां से कहा जा रही है, 2 से 1, क्या लिखोगे, μ1 बाई μ2। रे ऑफ लाइट किधर जा रही है, मीडियम 2 से 1 में जा रही है, तो क्या लिखोगे, μ1 बाई μ2 यहाँ से, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चों, साइन आई, और ये एंगल क्या आपका आर, तो ये क्या बना बच्चों यहाँ से, μ1 साइन आर बराबर μ2 साइन आई, ये बन जाएगा। अब देखो बच्चों ये रे वेरी क्लोज है नॉर्मल एक्सिस के, नॉर्मल के साथ, तो ये कहेंगे दीज आर द पैराएक्सियल रे, दीज रेज आर अज्यूम्ड टू बी पैराएक्सियल रे, और पैराएक्सियल रे जो बिल्कुल नॉर्मल के पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती है, तो वो एंगल बहुत कम बनाती है, तो वो एंगल क्या बनाती है, बहुत ही कम बनाती है। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या मानेंगे कि एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल मेड very small as in paraaxial ray, paraaxial ray, paraaxial ray तो समझते हो ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, नॉर्मल कह सकते हो, तो बिल्कुल नॉर्मल के क्लोज होने के कारण ये कैसे ट्रीट करेगी, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, नॉर्मल, तो ये एंगल बहुत कम बनाएंगे, तो एंगल इज वेरी स्मॉल। एंगल जब बहुत कम होता है बच्चों तो हम क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा, साइन आई बराबर आई, और इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, tan आई के। इसी तरह लिख सकते हैं कि cos आई बराबर 1 के हो सकता है, अगर एंगल वेरी स्मॉल होता है, ये बात कई बार बताइए, अगर एंगल वेरी स्मॉल होगा तो sin आई को आई के बराबर लिख देंगे tan आई, और cos आई को किसके बराबर लिख देंगे बच्चों, 1 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करो, μ1 tan r बराबर μ2 tan आई, μ1 tan r बराबर μ2 tan आई, ठीक है। इतना नोट करो बच्चों, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया नोट, जल्दी नोट करिए, ओके, ठीक है। आगे देखो, तो अब आपके पास क्या रिलेशन बना बच्चों, यहां से ये रिलेशन क्या बना, μ1 tan r बराबर μ2 tan आई, ठीक है। अब मैं यहां से कैसे निकाल सकते हो बच्चों, tan r और tan आई की वैल्यू निकाल, इन ट्राइंगल ए आई बी tan r किसके बराबर होगा, ए बी अपॉन ए आई के, tan आई क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए आई, ठीक है। इसी तरह tan आई इन ट्राइंगल ए ओ बी, tan आई इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या होगा, tan आई क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए ओ, ठीक है। ये सारी वैल्यू याद रख दो, तो μ1 tan r क्या, ए बी बाई ए आई, μ2 tan आई क्या है,
ए बी बाई ए ओ, ए बी से ए बी कैंसिल, तो μ1 बाई μ2, सॉरी μ1 इंटू ए बाई ए आई, 1 बाई ए आई, μ2 इंटू 1 बाई ए ओ। ठीक है, अब मैं ए ओ को इधर ले आती हूँ, क्या बना ए ओ बाई ए आई बराबर μ2 बाई μ1, तो क्या आया बच्चों μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू ए ओ बाई ए आई। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ए ओ क्या है बच्चों रियल डेप्थ, इसको हम डी से लिखेंगे, ए ओ देखो ये पूरी, ये क्या कहलाएगी रियल डेप्थ, ए आई बच्चों ये वाली डेप्थ सिर्फ ये, इसको हम डी डैश से लिखेंगे। ठीक है, तो ए ओ क्या है बच्चों रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, ए आई क्या है बच्चों एपरेंट डेप्थ, ए आई क्या है बच्चों यहाँ पे एपरेंट डेप्थ। ठीक है, नोट करिए इतना बच्चों जल्दी से। जल्दी नोट कर लीजिए बेटा। तो देखो मैंने यही समझाया था आपका, ये क्या आ गया μ2 बाई μ1, ए ओ क्या है डी और ए आई क्या है डी डैश, ए आई क्या है डी डैश। ठीक है, देखो बच्चों मैंने क्या करा, कुछ भी यहां से श्रेष्ठता लगा लिया, श्रेष्ठता फॉर स्मॉल एंगल के लिए मेरे पास क्या आया था, ये μ1 साइन आर बराबर μ2 साइन आई, श्रेष्ठता से ये आया फॉर स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन आई को क्या लिख सकते हैं बच्चों tan आई। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और साइन आर को क्या लिख सकते हो tan आर, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल बन रहे, देखो एक ट्रायंगल तो बच्चों ये है आपके पास यहां से, तो इस ट्रायंगल में अगर tan आर निकाला, ये आर, तो ये क्या बना ए बी बाई ए आई, ये ए बी बाई ए आई। इसी तरह tan आई क्या बना ए बी बाई ए ओ, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, ए बी से ए बी क्या होगा कैंसिल, मैं ए ओ को इधर ले आई, μ1 को इधर ले आई, तो मेरे पास क्या है μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1, ए ओ बाई ए आई। ठीक है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो क्या बना μ2 बाई μ1 डी बाई डी डैश, μ2 बाई μ1 डी बाई डी डैश। ठीक है, नोट करिए बच्चों इतना जल्दी से। अब बताइए समझ आया इतना, तो यही बताना था कि ये किसका रेशियो आ गया μ2 बाई μ1 रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ, बस इसी को ध्यान रखना आपको, और ज्यादा ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं रखना, इसी से हमारे सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, करिए नोट एक बार, कर लिया बच्चों नोट। देखिए बच्चों आगे तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये निकल के यहां से आपने क्या निकाला कि अपनी पोजीशन से कितनी शिफ्ट हो जाएगी, पहले तो हम एपरेंट डेप्थ निकालेंगे। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या आया μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू डी बाई डी डैश, डी क्या है बच्चों, डी क्या रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। एक बात ध्यान रखना, अब ये रियल डेप्थ कहां से मेजर करोगे, फ्रॉम द सरफेस, रियल डेप्थ बच्चों कहां से मेजर करोगे सरफेस से, और ऑब्जर्वर से नहीं। ध्यान रहा इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कहां से मेजर करोगे फ्रॉम द सरफेस, क्या लिखोगे रियल डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस। इसी तरह डी डैश क्या बच्चों एपरेंट डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, ये भी कहां से मेजर करनी है, डिस्टेंसेस कहां से मेजर करनी है बच्चों सरफेस से। देखो मैंने ये सरफेस से लिया, ये पूरा डी और ये आपका डी डैश। ठीक है, तो ए आई क्या है बच्चों यहाँ पे एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ जो कि मैंने डी डैश लिखा, और ए ओ क्या है बच्चों रियल डेप्थ, मतलब रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ है, रियल डेप्थ का मतलब बच्चों रियल में ऑब्जेक्ट कहाँ है, और अपीयर कहाँ हो रहा है, वो यहाँ पे अपीयर आपको कहाँ हो रहा है, जब ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है तो उसको कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है,
समझ आया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखो, अब आपको 2-2, 3-3 फॉर्मूले मिल जाएंगे अलग अलग बुक्स में अलग अलग, ठीक है। वो 2-3 फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं। सिंपली क्या याद रखोगे, यहाँ पे म्यू2 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, म्यू2 कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां से रे जा रही, जहां से रे जा रही, ठीक है, ठीक है। और म्यू1 कौन सा है, जहां पर रे आ रही, ठीक है। अब ये कह सकते हो जहां से रे जा रही, रे यहां से जा रही है और कहां जा रही है, जा कहां रही है, जहां पर जा रही, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू2, दूसरी लैंग्वेज में म्यू2 जिस पॉइंट से, जिससे रे, जिस मीडियम से, जिस मीडियम से, जिससे रे, जिससे मतलब मीडियम, रे जा रही, ठीक है। म्यू1 जिस मीडियम पर आ रही, बस ये याद रखना। इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल में मार नहीं खाओगे। म्यू2 म्यू1 रटना नहीं है कि म्यू1 म्यू2 क्या है। बस क्या ध्यान रखना है बच्चों आपको कि जिस मीडियम, देखो म्यू2 कौन सा मीडियम है, ऑब्जेक्ट से जहां से रे जा रही, म्यू1 कौन सा, जहां पे रे आ रही, मतलब आएगी कहां, आंखों पर, जहां पे ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर के पास रे आएगी बच्चों, तभी तो इमेज को देखेगा ना, आंखों पर रे आएगी। तो जहां पे भी म्यू1 का, म्यू1 कौन सा मीडियम लोगे बच्चों, जहां पे रे आई, जहां आईज होगी, जहां आप ऑब्जर्व करोगे, क्यों रे वहीं पे आएगी, ठीक है। इतना नोट करिए बच्चों। ठीक है, ये हमने एक मीडियम के लिए बात करी। ये बच्चों हमने किसके लिए बात करी, सिर्फ एक मीडियम के लिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मीडियम हो तो फिर कैसे करेंगे, नोट करिए एक बार जल्दी से, इतना नोट करिए जल्दी से। कर लिया, तो देखिए यहां से नोट डाल के लिख लीजिए उसको, नोट करके लिखो बच्चों इसको। एक पॉइंट और बच्चों, इसमें एक पॉइंट छूट गया आपका ना, एक पॉइंट और फिर से बनाती हूं मैं। ये ऑब्जर्वर है, ये रे यहां से यहां ऐसे गई, एक रे यहां से ऐसे गई, ये पीछे कहीं पे मिली, ऑब्जर्वर यहां शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये आर है तो ये भी आर है, ये आई है तो ये भी आई है, ठीक है। तो ये क्या थी बच्चों, ए ओ, और ये क्या थी आपकी आई, ठीक है। तो एपरेंट शिफ्ट कितनी हुई, एपरेंट शिफ्ट, अगला पॉइंट है एपरेंट शिफ्ट, कि ये कितना शिफ्ट हो गया अपनी पोजीशन, एपरेंट शिफ्ट का मतलब अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हो गया, तो उसको बोलेंगे एपरेंट शिफ्ट। देखो एक्चुअल पोजीशन तो ये थी, ये अपनी पोजीशन से इतना शिफ्ट हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, AO माइनस AI, AO माइनस का AI, ठीक है। अब आपके पास, अब आपने क्या पढ़ा था अभी, म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू AO बाई AI था, जिसको मैंने लिखा था D बाई D डैश, ठीक है। तो आप आपका इस देखो म्यू1 मैंने एयर का माना, म्यू1 यहाँ मेरे पास एयर का है और ये म्यू2 है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट, ठीक है। अगर मैं एयर का 1 लिख लूं तो मेरे पास म्यू इज इक्वल टू क्या बना, AO बाई AI। अगर मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और म्यू2 को मैं म्यू लिख दूं तो मैं ये डायरेक्ट लिखा मिलेगा आपको हर जगह, AO बाई AI या D बाई D डैश, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ से मैं इससे AO कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आया, AO क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया। क्या मिला यहाँ से, एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट क्या आया, AO कॉमन आ गया, क्या मिला, 1 माइनस AI बाई AO, 1 माइनस AI बाई AO।
AO क्या है? थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल, ये जो भी डिस्टेंस है D कह दो, तो D इंटू टोटल डिस्टेंस D इंटू 1 माइनस, देखो AO बाई AI, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। AO बाई AI किसके बराबर है? रियल डेप्थ डिवाइड बाई एपरेंट डेप्थ। किसके बराबर? ये रियल डेप्थ थी, ये किसके बराबर थी? एपरेंट डेप्थ के। तो AO बराबर AI किसके बराबर है? म्यू के। ठीक है, तो AI बाई AO क्या हो जाएगा? 1 बाई म्यू। क्या हो जाएगा? 1 बाई म्यू। एक्चुअली में इसको म्यू रिलेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? म्यू रिलेटिव। वो समझाऊंगी मैं अभी, पर मैंने अभी फिलहाल समझाया, इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, तो ये बना आपके पास एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट म्यू रिलेटिव का मीनिंग अभी समझाऊंगी, पहले ये क्या आ गया बच्चों? एपरेंट शिफ्ट D इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये क्या होता है बच्चों? म्यू टू बाई म्यू 1 होता है म्यू रिलेटिव का मतलब। देखो मेरे पास एक्चुअल में फॉर्मूला ये म्यू टू बाई म्यू 1 ही तो था ना। देखो भूल जाओ सब कुछ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे, यही लिख रही हूँ मैं, पर उसमें लास्ट में हम ऐसा लिख देते जब मैं लिख रही थी। तो क्या देखो ये क्या आया? एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट क्या बना? AO बाहर आ गया बच्चों, 1 माइनस का AI बाई AO। देखो मैं रिलेटिव वर्ड का मतलब समझा रही हूँ। तो AO तो हमारे पास ये है 1 माइनस AI बाई AO। देखो AO बाई AI म्यू टू बाई म्यू 1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा म्यू 1 बाई म्यू 2। तो ये आपके पास आ गया एक्चुअल फॉर्मूला D इंटू 1 माइनस म्यू 1 बाई म्यू 2। अब यहाँ पे ये क्या लिख देते हैं बच्चों? एयर है तो म्यू 1 का क्या हो जाएगा? 1, और म्यू 2 को क्या लिख देते हैं? म्यू। तो आप जनरली इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, क्योंकि जनरली हम एयर को कंसीडर करते हैं। तो एपरेंट शिफ्ट कितनी आ गई? D इंटू 1 माइनस का 1 बाई म्यू। ये फॉर्मूला आपको अक्सर देखने को मिलेगा हर बुक में। ठीक है, नोट करिए। आगे एपरेंट शिफ्ट कितना शिफ्ट हो गया? वो कितना? वो यहाँ से शिफ्ट हो गया, IO पोजीशन आ गया आपके पास। ये कौन सी वैल्यू आ गई? IO। AO में से AI घटा दी, वैल्यू किसकी मिली आपको? IO वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई? IO वैल्यू। ठीक है, नोट करिए जल्दी से एक बार। एपरेंट शिफ्ट में बच्चों कुछ भी नहीं है। देखो फिर से देखो, ये तो सिंपल सी बात थी, इसमें ऐसा कोई बात ही नहीं थी। अरे एपरेंट शिफ्ट का मतलब ये यहाँ से कहाँ शिफ्ट, कितना शिफ्ट हो गया? इसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये थी ना, ऊपर से देखा तो ये हमें आई पॉइंट पे शिफ्ट हुआ नजर आया। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना शिफ्ट हुआ ये? तो देखो AO माइनस AI, तो ये आपके पास इतना शिफ्ट हो गया। अब आगे मैंने सॉल्व कर दिया, बस कुछ नहीं। AO को कॉमन ले लो, 1 माइनस AI बाई AO। अभी आपने एक फॉर्मूला निकाला म्यू 2 बाई म्यू 1 किसके बराबर होता है? AI बाई AO के। पुट कर दो AO तो D है आपका, ये D डिस्टेंस मानी हुई है मैंने पूरी, डेप्थ D, ये तो पूरी D है। D इंटू 1 माइनस, ये उल्टा हो जाएगा AO बाई AI, 1 माइनस म्यू 2 बाई म्यू 1। अरे AO बाई AI लिखूंगी तो वैल्यू क्या बन जाएगी? म्यू 1 बाई म्यू 2। तो AO बाई, यहाँ क्या है आपके पास? ये मैंने AO कॉमन लिया, AI बाई AO। ठीक है, तो मेरे पास क्या है यहाँ से? ये AI बाई AO। एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या? AO माइनस AI, AO माइनस का AI। ठीक है, AO मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस AI बाई AO। ये मैं गलत लिख रही हूँ यहाँ पे, ये AO बाई AI होता है। ठीक है, तो AI बाई AO, AO रियल डेप्थ, AI एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? म्यू 1 बाई म्यू 2। तो मैं यहाँ AI बाई AO की जगह लिख दूंगी म्यू 1 बाई म्यू 2। बस ये एपरेंट शिफ्ट आ गई, एपरेंट शिफ्ट, ये आपका आंसर है। ठीक है, मैंने ये कहा था म्यू 1 जनरली एयर मानते हो, म्यू 1 का अगर 1 है ये एयर था, और म्यू 2 आपका कोई भी मीडियम है उसको मैंने म्यू कह दिया। ठीक है, तो जनरली मैंने कहा था आपको ऐसा लिखा मिलेगा, बाकी आपका मेन फॉर्मूला ये है।
आप इसको याद रखो। हो सकता है वाटर गिलास हो सकता है कोई टार्पिन ऑयल गिलास हो, कुछ भी मीडियम हो सकता है, इसलिए इसको याद रखो। यहाँ पे तो हमने एयर लिया था ना, यहाँ बाहर क्या माना था मैंने, एयर, यहाँ मेरे पास क्या था, वाटर, इसलिए मैंने इसको जनरली, और आपको बुक्स में भी जनरली ये लिखा मिल जाएगा, लेकिन मेन फॉर्मूला ये। बताइए आप इसमें क्या समझ नहीं आया? ठीक है, हो गया? ओके, चलो आगे चलो, देखो आगे। अब लिखिए, नोट डाल के लिखिए। अब हम लिखते हैं म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव, म्यू रिलेटिव क्या होगा आपके पास, म्यू आई। म्यू आई का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैंने कल ही बताया था, शॉर्ट में मैं आर डॉट आई लिख दूंगी, तो आर डॉट आई का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इंसिडेंट। ठीक है, नीचे क्या आएगा आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टेड। ठीक है, ये दो मीडियम लिम, तो जैसे अभी आपने लिखा ना म्यू इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, तो ये म्यू रिलेटिव कहलाएगा। एक मीडियम जिसमें इंसिडेंट हो रही है, एक मीडियम जहां से रिफ्रैक्ट हो रही, उनका रेशियो क्या कहलाता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है आपका, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्शन, अब देखो, अब मैंने लिखा एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट, तो इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको, डी इंटू वन माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगी, डी इंटू वन माइनस म्यू वन रिलेटिव, वन अपॉन में म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव वर्ड क्या बता रहा है कि आपके पास म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, म्यू रिलेटिव म्यू टू बाई म्यू वन। ये नीचे जहां पे रे आपके पास जे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, ऊपर जहां से रे इंसिडेंट हो रही है आपके पास, तो ये आपके पास दो का रेशियो क्या कहलाएगा, म्यू रिलेटिव। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ मीडियम है, ठीक है, इफ रिफ्रैक्शन थ्रू द रिफ्रैक्शन थ्रू द नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स और मीडियम, पैरेलल मीडियम, तो एपरेंट शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, एपरेंट डेप्थ क्या होगी, तब हम लिखेंगे, नोट नंबर 2 डाल लो। ठीक है, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ये शॉर्ट फॉर्मूले बना रही हूं मैं। एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था, जर्नल अभी निकाला था, क्या था, म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, जिसको लिखा था डी बाई डी डैश। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एपरेंट डेप्थ। आपको किसके लिए बात करनी है, एपरेंट डेप्थ के लिए। ठीक है, तो ये क्या था, म्यू टू बाई म्यू वन, आपको क्या निकालनी है, एपरेंट डेप्थ। तो देखो आपके पास क्या है, म्यू टू बाई म्यू वन डी बाई डी डैश, यहीं से लिख रही हूँ, ये नंबर ऑफ आ जाए तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता रही हूँ ये चीजें। तो आपके पास डी डैश क्या, एपरेंट डेप्थ, यहां से, तो ये क्या आया, ये हटा दो, मैं इधर से नोट कर लो एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी नोट करो, फिर लिखती हूँ। कर लिया, अब देखो मैं ऊपर लिख रही हूँ, मैं लिख के दिखाती हूँ, अभी समझ आएगा।
medium. Refraction through the number of parallel medium as seen from medium of refractive index म्यू नोट. ठीक है, म्यू नोट हम एयर को मान रहे हैं जनरली, बाकी कुछ और भी हो सकता है. म्यू नोट वो मीडियम है जहां से हम देख रहे हैं. ठीक है, तो आपके पास क्या आया था, म्यू टू बाई म्यू वन. ठीक है, बराबर डी बाई डी डैश. तो डी डैश क्या आ गया, डी बाई म्यू टू बाई म्यू वन. ठीक है, तो ये म्यू टू बाई म्यू वन को क्या लिख सकती हूं मैं, म्यू रिलेटिव लिख सकते. ठीक है, तो डी टोटल डी डैश माने नंबर ऑफ मीडियम है. ये आपके पास ये ऐसे मीडियम है, ऑब्जर्वर यहां से देख रहे हैं. ये एक मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, म्यू टू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू थ्री है, ये म्यू वन है. ठीक है, म्यू जीरो कह दो इसको, या म्यू वन कह दो. म्यू जीरो, ये म्यू टू, ये म्यू थ्री, ये म्यू फोर. म्यू वन तुम्हें जनरली एयर का याद हो रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रही थी. ठीक है, तो यहाँ पे आपने वन माना तो ये वन आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ एयर का वन माना था. ठीक है, तो नंबर ऑफ मीडियम है, उसके लिए इस केस में यहाँ रिफ्रैक्शन यहाँ से इमेज कैसे कैसे दिखेगी. तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला यहाँ से आप बना सकते हो कि डी डैश क्या बनेगा, डी वन एपरेंट डेप्थ फॉर म्यू वन रिलेटिव. ठीक है, म्यू वन रिलेटिव, इसको म्यू जीरो कह दो बच्चों. फिर मैं वन से स्टार्ट कर लेती हूँ. ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर. ठीक है, प्लस डी टू डिवाइडेड बाय म्यू टू रिलेटिव, डी थ्री म्यू थ्री रिलेटिव एज सो ऑन. म्यू रिलेटिव का म्यू वन रिलेटिव का मतलब बच्चों म्यू वन बाई म्यू जीरो, और म्यू टू रिलेटिव का मतलब म्यू टू बाई म्यू जीरो. म्यू जीरो वो मीडियम है जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है. म्यू जीरो वो मीडियम है जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है. अब वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ वाटर होता है, यहाँ ऑयल होता है, डिफरेंट ऑयल्स हो जाते हैं. तो वो ध्यान रखना है. ठीक है, नोट करिए जल्दी से. जैसे इस फिगर को तुम ऐसे भी बना सकते हो. देखो, ये नंबर ऑफ मीडियम है. ठीक है, ये मीडियम है म्यू जीरो, ये आपके पास N3, ये N2, ये N1, ये आपके पास ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ऑब्जर्वर. ठीक है, तो ये लिखना है, सॉरी म्यू थ्री, म्यू टू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N से भी लिख देते. मैं म्यू से लिख रही हूँ इसलिए मैंने म्यू वन लिख दिया. तो म्यू थ्री बाई म्यू जीरो, म्यू टू बाई म्यू जीरो, म्यू वन बाई म्यू जीरो. यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपके पास ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या रखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या ऑब्जर्वर, यहाँ पे क्या आपका ऑब्जर्वर, ये क्या ऑब्जर्वर. तो म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री वो मीडियम है जहां ऑब्जर्वर है, और म्यू टू म्यू नॉट वो मीडियम है जहां ऑब्जेक्ट है. नोट करिए जल्दी से. सॉरी भैया उल्टा बोल गई, ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर, ये उल्टा बोल रही हूं मैं. सोच सही रही हूँ, बोल उल्टा. ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर. ठीक है, ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट. ठीक है, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री वो मीडियम है जहां ऑब्जेक्ट है, और म्यू नॉट वो है जहां ऑब्जर्वर है. जैसे मैं अभी बना रही थी कि यहाँ क्या था, ऑब्जर्वर, यहाँ म्यू नॉट था, फिर ये म्यू टू, ये म्यू थ्री, ये जो भी आगे नंबर. अभी क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा. कितना नोट करो जल्दी से. नोट कर लीजिए जल्दी से. कर लिया. देखो ये क्या लिखी है, एपरेंट डेप्थ. आपने ये रिलेशन किसके लिए लिखा है, एपरेंट डेप्थ. और नंबर ऑफ मीडियम के लिए एपरेंट शिफ्ट लिखनी हो तो फॉर नंबर ऑफ मीडियम एपरेंट शिफ्ट, और नंबर ऑफ मीडियम के लिए एपरेंट शिफ्ट क्या हो जाएगी आपके पास, एपरेंट
म्यू टू रिलेटिव प्लस d3 1 माइनस 1 बाई म्यू थ्री रिलेटिव एज सो ऑन। ठीक है, अब आपके पास म्यू वन रिलेटिव का मतलब मैं समझा चुकी। आपके पास म्यू टू बाई म्यू वन वो मीडियम है जहां पे आपके पास म्यू जीरो, म्यू वन बाई म्यू जीरो। म्यू टू रिलेटिव का मतलब म्यू टू बाई म्यू जीरो। म्यू थ्री रिलेटिव का मतलब अभी जो समझाया था वही है, म्यू थ्री बाई म्यू जीरो। म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री वो मीडियम है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री वो मीडियम है जहां ऑब्जेक्ट रखा है, और म्यू नोट वहां है जहां ऑब्जर्वर है। जहां पे क्या है बच्चा, आपका ऑब्जर्वर है। नोट करिए जल्दी से, एक क्वेश्चन देखिए फिर एक बार इस पे बेस्ड। नोट करिए एक बार क्वेश्चन, देखो फिर इसके बाद फाइंड द एपरेंट डेप्थ। क्वेश्चन देखो, फाइंड द apparent depth, find the apparent depth of the object, find the apparent depth of the object, find the apparent depth of the object as seen below surface, as seen below surface, below सरफेस। ये आपके पास बेटा ऑब्जर्व, यहाँ पे ये सरफेस दे दी, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये क्या है ऑब्जर्वर। ठीक है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसे 1.8, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। ठीक है, ये मीडियम है अलग अलग, ये सारे मीडियम है बच्चों। ठीक है, अलग अलग, ये नहीं पता क्या है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे ये क्या रखा हुआ बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या निकालनी है, एपरेंट डेप्थ। आपको क्या निकालनी है, एपरेंट, फाइंड एपरेंट डेप्थ। ये पूछा, फाइंड द एपरेंट डेप्थ। कैसे निकालोगे, अभी समझाया एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला नंबर के लिए। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या था बच्चों, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। ठीक है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू रिलेटिव, यही फॉर्मूला था, एपरेंट डेप्थ डिवाइडेड बाय द म्यू रिलेटिव। ठीक है, तो बताइए, अब यहां से डिस्टेंस ही बच्चों दे रखी है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये यहां से कितना है 15 सेंटीमीटर, और ये है बच्चों 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो बताइए कैसे निकालोगे, अभी फॉर्मूला लिखा है, अभी अभी जस्ट सोल्व करो, ट्राई करो खुद से एक बार 2 मिनट के लिए। देखो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, नंबर ऑफ के लिए क्या था, एपरेंट डेप्थ क्या था, d1 डिवाइडेड बाई म्यू वन रिलेटिव, d2 म्यू टू रिलेटिव, यही फॉर्मूला था नंबर ऑफ के लिए। तो d1 कितनी है, इस देखो d डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, फ्रॉम द सरफेस, ऑब्जर्वर से नहीं सरफेस से। अभी बताइए ये बातें, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द इंटरफेस या फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो सरफेस, ये पहला सरफेस है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, 15 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी देर की, म्यू रिलेटिव का मतलब अभी समझाया, म्यू वन बाई म्यू जीरो। ठीक है, प्लस ये d2 डिस्टेंस कितनी देर की, इस सरफेस से इस बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 बटे म्यू टू बाई म्यू जीरो, तो 15 बटे म्यू वन क्या है इस मीडियम का 1.5, म्यू जीरो कौन सा था, जहां पे आपका ऑब्जर्वर है, म्यू जीरो कहां पे था,
जहां आपका ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर किस मीडियम में है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8, इसलिए मैंने कहा था हमेशा म्यू मत मानना। क्या आएगा 1.8 प्लस 20 डिवाइडेड बाई ये कितना बच्चों, म्यू टू कितना 2 डिवाइड बाई 1.8, 2 डिवाइड बाई 1.8। इसको सोल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर। नोट कर ले जल्दी से। कर लोगे? समझ आया अब मैं क्या कहना चाह रही थी? अरे आप समझ आया क्या मैं क्या कहना चाह रही थी?